नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम कुछ बहुत ही ज़रूरी और दिलचस्प न्यूज़ समाचार पे बात करेंगे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी अलग अलग सरकारी रिपोर्ट्स और खबरों से ली गई है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सेहत और ज़िंदगी की, लेकिन उससे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ एनसीईआरटी शॉर्ट्स चैनल में। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं विजन करंट अफेयर्स, वो भी 11th और 12th का आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, मई का। ठीक, इसमें पार्ट 1 अभी पहला सेगमेंट है और उसके बाद आएगा पार्ट 2। ठीक है, तो बने रहिए। मेरा नाम है प्रिंस। ठीक, चलते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं सेहत और जिंदगी की। तो हर साल हमारे देश में एक बड़ा सर्वे होता है जिसको हम लोग कहते हैं SRS। ठीक है, SRS कहते हैं, ये भारत के रजिस्ट्रार जनरल का ऑफिस करता है और इसमें पूरे देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े जुटाए जाते हैं। हाल ही में इसकी रिपोर्ट आई है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास बात है। देखिए, माओ की सेहत की बात है। मातृत्व जो मृत्यु दर है MMR, उसके लिए खुशखबरी है। अब पहले से कम माओ की बच्चे को जन्म देते वक्त जान जाती है। 2014 से 2016 में ये आंकड़ा 130 था। अब जो है 2019 से 21 में घटकर 93 हो गया है। ठीक है, तो ये 2014 से अगर हम लोग देखें, ठीक है, जब शुरू में आई थी मोदी गवर्नमेंट, तो उस समय से लेके 16 की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस समय ये आंकड़ा कितना था, 130। लेकिन अभी जब 2019 से 21 की बात करते हैं, ठीक है, 19 to 21, तो इसमें हम घट के ये हो गया है MMR कितना हो गया है, 93 हो गया है। ठीक, हालांकि हमें अभी भी SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 का लक्ष्य पाना है, जो कि 70 या उससे कम है। तो बच्चों की सेहत इसमें कैसी है? ठीक है, तो नवजात शिशु मृत्यु दर जो है NMR जिसको कहते हैं, जन्म के पहले महीने में मरने वाले बच्चों की संख्या भी कम हुई है। ठीक, NMR मतलब उनके लिए कहा जाता है, ऐसे शिशु जो पैदा हुए हैं और अभी 1 महीने के भी नहीं हुए हैं और स्वर्ग सिधार जाते हैं, तो वैसे बच्चों के लिए ठीक NMR यूज करते हैं। तो उसमें भी जो है कमी आई है। 2014 में ये 26 थी और 2021 में जो है ये 19 हो गई है। ठीक, तो 2014 की अगर हम बात करें तो ये कितना था, 26, और अभी 19 में ये कितना हो गया है, सॉरी 21 में कितना हो गया है, 19। ठीक, हमें अभी भी जो SDG का गोल है वो है 12। ठीक, तो 2030 तक जो हमको ये 12 पर लेके आना है, 12 से कम करना है। ठीक, तो शिशु मृत्यु दर जो होता है IMR जिसको कहते हैं, देखिए पहले जिसकी हम लोगों ने बात की वो है नवजात शिशु मृत्यु दर, NMR जिसको कहते हैं। अभी जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं वो शिशु मृत्यु दर है, IMR जिसको कहते हैं, यानी पैदा होने से लेके 1 साल तक के जो कम मतलब उससे कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी जो मृत्यु हो जाती है। तो ये भी 2014 में कितना था, ठीक है, 2014 में ये था 39, ठीक, IMR, और 2021 में ये घट के हो गया है 27। तो याद रखिएगा ये सब चीज। ठीक, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को क्या कहते हैं, U5MR। ये आंकड़ा भी सुधरा है। 2014 में जहां 45 था वो अब कितना हो गया है, अब हो गया है 31। ठीक है, 21 तक ये 31 हो गया है। तो SDG का जो गोल है वो 25 या उससे कम है। ठीक, तो 2030 तक जो हम लोग गोल रखा हुआ, हमने लक्ष्य रखा हुआ है वो है 25 या उससे कम। लड़के लड़कियों का अनुपात जन्म के समय लिंग अनुपात जो होता है, ये भी अच्छी खबर है कि सुधार हुआ है। जहां 2014 में 1000 लड़कों पर 899 लड़कियां थी, ठीक है, पैदा होती थी, वही 2021 में अब बढ़कर 913 हो गए हैं। ठीक है, तो जो भी बातें मैं बोल रहा हूं, जो आंकड़ा बोल रहा हूं, उसको जरूर आप याद रखिएगा, लिख लीजिए कहीं पे, ज्यादा जो है वो बढ़िया रहेगा। ठीक, मतलब अब लिंग का अनुपात जो है वो थोड़ा बहुत सुधरा है। ठीक, 2014 में जहां 899 था, अब 2021 में कितना है, 913। ठीक, तो थोड़ा बेहतर हुआ है। एक महिला कितने बच्चे पैदा करती है, यानी कुल प्रजनन दर जिसको कहते हैं, TFR जिसको कहते हैं, ठीक ना, टोटल फर्टिलिटी रेट। तो 2021 में ये दर 2.0 हो गई है, जो 2014 में कितना था, 2.3 था। इसका मतलब है कि अब औसतन एक महिला पहले से कम बच्चे पैदा कर रही है, यानी कि पॉपुलेशन जो है हमारा घट रहा है धीरे धीरे। सबसे ज्यादा TFR जो है वो बिहार में है, ठीक, जो कि 3.0 है।
टोटल फर्टिलिटी रेट जिसको कहते हैं। अब है औसत उम्र यानी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जिसको कहते हैं। तो 2017 से 21 के दौरान जो है वो भारत में जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा जो है वो 69.8 वर्ष है, यानी 69.8 वर्ष। ठीक, अब हो गई है 2017 से 21। ठीक, हालांकि ये 2016 से 20 के जो मुकाबले यानी 0.2 वर्ष कम है। ठीक, अगर 2016 से 20 का अगर हम आंकड़ा निकालें तो उससे क्या हुआ है, 0.2 वर्ष कम हुआ है। जहां 70 वर्ष हो रहा था अब 69.8 वर्ष हो रहा है। ठीक, पुरुषों की औसतन उम्र जो है वो 68 यानी 68.2 हो गई है। ठीक, अभी और महिलाओं की 71.6 है, तो महिलाओं की ज्यादा है। कामकाजी आबादी अगर हम देखें तो 15 से 59 साल के बीच के लोग जो है हमारे यहाँ, उनका अनुपात बढ़कर अब 66.2 हो गया है। ठीक, 66.2% हो गया है। अब कुछ जरूरी परिभाषाएं भी जान लेते हैं, जैसे मातृ मृत्यु दर जिसको एमएमआर कहते हैं। तो एमएमआर किसको कहते हैं कि हर 1 लाख बच्चे जो जिंदा पैदा होते हैं उनमें कितनी माओं की जान जाती है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, एमएमआर कहते हैं। शिशु मृत्यु दर किसको कहते हैं, आईएमआर। हर 1000 बच्चे जो जिंदा पैदा होते हैं उनमें कितने 1 साल के अंदर मर जाते हैं, उसको आईएमआर कहते हैं। नवजात मृत्यु दर एनएमआर। हर 1000 बच्चे जो जिंदा पैदा होते हैं उनमें से कितने जन्म के 29 दिनों के अंदर मर जाते हैं, तो इसको एनएमआर कहते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर जिसको U5MR कहते हैं। तो हर 1000 बच्चे जो जिंदा पैदा होते हैं उनमें से कितने 5 साल की उम्र तक जाते जाते मर जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, U5MR कहते हैं। तो ये परिभाषाएं हैं। ठीक है, कुल प्रजनन दर यानी TFR, एक महिला अपने पूरे जीवन काल में औसतन कितने बच्चे पैदा करती है, उसको TFR कहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। अगली बात है और अगला खबर है। ठीक है, ठीक, तो ये था पहला खबर का डिस्कशन। अगला खबर देख लेते हैं। अगला खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो दुष्प्रचार हुआ उसका मनोवैज्ञानिक युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। ठीक, तो गलत खबरों से कैसे बचे उसके ऊपर है। ठीक, तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ठीक है, भारत की तरफ से, तो उसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। इसके बाद भारत सरकार का एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है यानी PIB, जो भारत मतलब सरकारी जिसको न्यूज चैनल ये कह सकते हैं, न्यूज एजेंसी कह सकते हैं, सोशल मीडिया पर फैल रही है गलत खबरों को रोकने के लिए और भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है PIB। ठीक, तो PIB ने क्या किया है कि दुष्प्रचार यानी डिसइंफॉर्मेशन, ठीक, इसका मतलब है जानबूझकर झूठी या भ्रम फैलाने वाली खबरें बनाना या और फैलाना, इसको क्या कहते हैं, दुष्प्रचार कहते हैं, डिसइंफॉर्मेशन कहते हैं। गलत जानकारी यानी मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं जब गलत जानकारी हो, इसका मतलब है अनजाने में ऐसी खबरें फैल जाना जो गलत है। तो डिसइंफॉर्मेशन को दुष्प्रचार का इंग्लिश होता है डिसइंफॉर्मेशन, इसका मतलब होता है जानबूझकर झूठी खबर या भ्रम फैलाना। मिस इन्फॉर्मेशन मतलब अनजाने में, ठीक ना, ऐसी खबर का फैल जाना, गलत जानकारी होना। ठीक, तो इस पे PIB काम कर रही है असल में, ठीक ना। इन जो अफवाहें हैं इसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद उड़ी, ठीक है, खासकर जो न्यूज चैनल्स ने उड़ाई, उसको जो है रोकने का काम कर रही है PIB। ठीक, मतलब सही खबर देके अपनी जनता को सरकार की तरफ से। अब इसका मनोवैज्ञानिक युद्ध क्या यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये युद्ध या राजनीतिक तनाव के समय में दुश्मन को गुमराह करने, डराने और मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए प्रोपेगेंडा, धमकी और दूसरी गैर सैन्य रणनीतियों का इस्तेमाल करना है। उदाहरण, दुश्मन को सरेंडर करने के लिए पर्चे बांटना या सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाकर लोगों की सोच बदलना। ठीक है, लक्ष्य क्या होता है, बिना सीधी लड़ाई के दुश्मन की हिम्मत, एकता और ताकत को कम करना। बेसिकली क्या है कि इस तरह की न्यूज जब फैलता है, मतलब इस तरह का न्यूज जब फैल जाता है तो होता क्या है कि एक तरह की अराजकता फैल जाती है। ठीक ना, एक तरह का मतलब कुछ कॉम्युनल जो है वो ये हो जाता है, कॉम्युनल चीजें जो है वो हिट हो जाती है। ठीक है, कि एक मुसलमान या हिंदू इस तरह की चीजें होने लगती हैं कि इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो उसके यानी मुसलमानों के बारे में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दे दिया या डिस इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो उससे क्या होता है कि एक तरह का माहौल बन जाता है जिसमें अखंडता और एकता को जो है
बहुत नुकसान पहुंच सकता है उस देश को। तो जानबूझ के ये सब चीजें की जाती हैं दुश्मन देश के तरफ से। ठीक, तो मनोवैज्ञानिक युद्ध में 3 तरह के प्रोपेगेंडा इस्तेमाल होता है। ठीक, व्हाइट प्रोपेगेंडा होता है पहला, यानी जानकारी सच होती है लेकिन उसमें थोड़ा पक्षपात होता है। ठीक, और दूसरा होता है ग्रे प्रोपेगेंडा, ज्यादातर जानकारी सच होती है और उसे आसानी से गलत साबित नहीं किया जा सकता है। तीसरा होता है ब्लैक प्रोपेगेंडा। ठीक, जानकारी पूरी तरह झूठी होती है और उसे गलत स्रोतों से जोड़ा जाता है। मनोवैज्ञानिक युद्ध के बुरे असर होते हैं। अब असर क्या क्या होता है? लोगों का भरोसा कम होना, झूठी कहानियां बनाकर सरकारी रिपोर्ट्स पर शक पैदा करना, सैन्य सफलता पाना, सरेंडर को बढ़ावा देने वाले पर्चे बांटकर अपनी सेना की कार्रवाई को सफल बनाना, समाज में फूट डालना और डर फैलाना। गलत खबरें समाज को बांट देती हैं और देश के एकजुट होकर काम करने की में जो है रुकावट डालती है। खैर, अब बात करते हैं अगले सेगमेंट की, मतलब न्यूज की। ठीक है, अगला न्यूज है हमारा ऑनलाइन लोन, डिजिटल ऋण जिसको कहते हैं। ठीक, तो इसमें कुछ नियम जोड़े हैं आरबीआई ने, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं ताकि जो लोग ऑनलाइन लोन लेते हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई जा सके। जब कुछ साफ साफ बताया जाए और जिम्मेदारी से डिजिटल तरीके से लोन दिया जाए। ठीक, तो डिजिटल ऋण क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दूर से ही लोन देने की प्रक्रिया पूरी की जाती है, जिसमें ग्राहक को जोड़ना, लोन का आकलन करना, उसे मंजूरी देना, पैसा देना और वापस लेना भी शामिल है। ये नियम किस पर लागू होते हैं? सभी बैंक पे लागू होते हैं, सहकारी बैंक हो या एनबीएफसी हो। ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को एनबीएफसी कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ठीक, और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान पर भी ये नियम लागू होते हैं। डिजिटल लैंडिंग एप्स, डीएलए इसको कहते हैं। ठीक, इसकी रिपोर्टिंग सभी कानूनी डिजिटल लैंडिंग ऐप जो है, मतलब जो लोग लोन प्रोवाइड करती है ऐप के थ्रू, को आरबीआई के एक पोर्टल जिसका नाम है CIMS पर रजिस्टर करना होगा, ताकि सबकी जानकारी एक जगह पर रहे और सब कुछ पारदर्शी हो। सही जानकारी रखना होगा। जो वित्तीय संस्थान लोन देते हैं उन्हें ये देखना होगा कि उनकी टेक्नोलॉजी कैसी है, वो ग्राहकों को डेटा, मतलब ग्राहकों का जो डेटा है उसको सुरक्षित रख पाते हैं या नहीं, और वो नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। उधारकर्ताओं के लिए जानकारी, जो लोन देते हैं उन्हें लोन लेने वालों को सभी जरूरी बातें जैसे नियम, शर्तें और उनकी प्राइवेट पॉलिसी ठीक साफ साफ बतानी होगी, ताकि वो सोच समझकर फैसला ले सके। शिकायत अधिकारी, हर डिजिटल लैंडिंग ऐप को एक ऐसा अधिकारी रखना होगा जो लोन से जुड़ी शिकायतों और समस्याओं को हल कर सके। ठीक, तो ये है बेसिकली आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस, नियम जिसको कह सकते हैं, कि अगर आप ऐसी मतलब संस्था है जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, खासकर डिजिटली लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐप के थ्रू कर रहे हैं, या फिर आप वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं, या किसी भी इस तरह कर रहे हैं कि आपको ग्राहक के पास जाना नहीं पड़ रहा है, वर्चुअली कर रहे हैं, तो आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पराली जलाने की समस्या। ठीक है, तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन जो आयोग है ने धान की पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण के लिए निर्देश जारी किए हैं। ठीक, तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जिसको CAQM कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश को खेतों में धान की पराली जलाने से रोकने के लिए कुछ निर्देश दिए हैं। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले के बाद जारी किए गए। CAQM क्या करता है? ये आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं से निपटने और उनका समाधान करने के लिए बनाया गया है। CAQM के मुख्य निर्देश क्या है? विशेष पराली सुरक्षा बल का गठन, इसमें पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारी शामिल होते हैं। ईंट भट्टों में धान के भूसे की पेलेट्स, ब्रिकेट्स यानी जो ईंट होता है का इस्तेमाल जैसे थर्मल पावर प्लांट में होता है, वैसे ही ईंट भट्टों में भी इसे जरूरी किया जाएगा। हर गांव के हर खेत की मैपिंग ठीक है की जाएगी, ताकि पराली से निपटने के तरीकों को सही
से लागू किया जा सके। इन तरीकों में फसल बदलना या खेत में पराली का इस्तेमाल करना शामिल है। ठीक, धान के पुआल यानी डंठल की खरीद के लिए तय दर एक दर तय की जाएगी। पंजाब और उत्तर प्रदेश को हरियाणा की तरह एक समान दर तय करने को कहा गया है। खेत से बाहर पराली का इस्तेमाल बढ़ाना। ठीक है, खेत में अब नहीं जलाना आपको पराली, उससे बाहर कहीं उसका निपटान करना है। इसके लिए बेलर और दूसरी मशीनों का सही इस्तेमाल करना होगा। दूसरे निर्देश क्या है? रियल टाइम और लगातार डेटा रिपोर्टिंग के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करना होगा और फसल अवशेष प्रबंधन यानी CRM मशीनों की लिस्ट की समीक्षा करनी होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये करना होगा। अब फसल अवशेष जलाने से क्या दुष्प्रभाव होते हैं? देखिए, फसल का अवशेष है, उसको जला दिए तो फसल का अवशेष का जलना, इससे क्या होता है कि उत्सर्जन होता है, पोषक तत्वों की हानि होती है, मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। अब क्या जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इससे क्या होता है, मीथेन गैस जो है वो हवा में फैल जाता है। ठीक, उसका उत्सर्जन होता है और स्वास्थ्य को भी हमारे नुकसान पहुंचता है। दिल्ली या NCR में आप देखेंगे जब पराली जलता है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश वगैरह में, तो दिल्ली में एकदम कोहरा छा जाता है, धुआं धुआं हर तरफ होता है पॉल्यूशन से। एक जो मतलब एक तरह से कहें तो ये धुआं का चैम्बर बन जाता है दिल्ली। ठीक है, तो ये प्रभाव पड़ता है, पॉल्यूशन का स्तर बहुत हाई हो जाता है। खैर, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। डिफेंस सेक्टर की बात है। ठीक ना, रक्षा मंत्री ने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है और हाल ही में वहां ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की एक नई सुविधा शुरू की गई है। तो ब्रह्मोस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये एक लंबी, ठीक है, ये एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल जेट इंजन से चलती है। सुपरसोनिक मिसाइल की स्पीड जो होती है वो 2 से 3 मैक होती है। ठीक है, ठीक, इसे भारत के DRDO और रूस के NPOM ने मिलकर बनाया है। देखिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैक का मतलब क्या है। ठीक है, मैक का मतलब बताइएगा। ठीक, ये ध्वनि की गति से भी तेज चलती है। ठीक है, तो मैक को जो जब किसी की स्पीड नापा जाता है ना, जब कोई चीज ध्वनि के भी गति से भी ज्यादा तेज से चले तो उसको मैक में नापते हैं। वैसे आप लोग मुझे बताइए, ठीक ना, पूरी तरह से डिटेल में अगर कोई जानता हो तो। ठीक, तो इसको 2 लोग मिलके बनाते हैं, 2 संस्था बनाती है, DRDO और रूस का NPOM। ठीक है, कंपनी का नाम ब्रह्मोस एरोस्पेस है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्रा और रूस की जो मोस्कवा नदी है उसके नाम पर रखा गया है। इसकी खास बातें क्या है? ये दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है। मतलब आपने एक बार निशाना कहीं लगा के छोड़ दिया तो बस जाके लक्ष्य तक तो ये लगेगा ही लगेगा, और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते अपना सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि सीधे जाएगी, किसी भी रास्ते से जाएगी। ठीक है, एक तरह का मिसाइल है। तो ये 2 चरणों वाली मिसाइल है। पहला चरण जो होता है वो सॉलिड प्रोपेलेट बूस्टर इंजन होता है और दूसरा चरण जो होता है वो लिक्विड रैम जेट इंजन होता है, जो मिसाइल की स्पीड को लगभग 3 मैक तक पहुंचा देता है। इसकी रेंज जो होती है वो 290 किलोमीटर है। इसका एक नया वर्जन आया है, ब्रह्मोस NG मिसाइल, जो हल्की होती है, छोटी होती है और ज्यादा खतरनाक होती है। इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी है जिससे इसे रडार से पकड़ना मुश्किल है। ठीक, रडार को भी चकमा दे सकता है और ये बिल्कुल सटीक निशाना लगाती है। इसके फायदे क्या है? ये एक यूनिवर्सल मिसाइल है जिसे जमीन, समुद्र, हवा कहीं से भी दाग दीजिए। ठीक है, इसे दूसरे देशों को भी बेचा जा सकता है। जैसे भारत ने 2024 में फिलीपींस को ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसकी सप्लाई की थी। ये दुश्मन के ठिकाने पर सीधा हमला कर सकती है और बहुत कम समय में लक्ष्य तक पहुंच सकती है। ठीक है, अब समझ ही रहे हैं 3 मैक की स्पीड है तो कितना कम समय लेता हूँ। भारत के रक्षा औद्योगिक गलियारे। भारत में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। ठीक है, और बन रहा है। ठीक, उत्तर प्रदेश का रक्षा औद्योगिक गलियारा, इसमें 6 मुख्य केंद्र है, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ। एक और दूसरा जो गलियारा है वो तमिलनाडु रक्षा गलियारा, इसमें 5 मुख्य केंद्र है, चेन्नई, कोयम्बटूर, होसूर, सेलम और तिरुचिरापल्ली। ठीक, तिरुचिरापल्ली।
इनका मकसद है कि रक्षा और एरोस्पेस से जुड़ी चीजें हमारे देश में ही बने, ठीक, मतलब मेक इन इंडिया। तो दोस्तों ये थी कुछ जरूरी खबरें और जानकारी। उम्मीद है आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो प्लीज आप दोबारा से सुनिए, आपको जरूर आ जाएगा समझ में, ठीक है। और नहीं समझ में फिर भी नहीं आता है तो कमेंट में पूछिए, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।